लोग संधि के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि स्वर संधि के अंतर्गत जिन 2 वर्णों के बीच संधि होती है वे दोनों वर्ण स्वर ही होंगे। यानी कि जब 2 स्वर वर्णों के बीच संधि हो तो उसे हम स्वर संधि की संज्ञा देंगे। तो इसका पहचान, जैसे एक जोड़े एकाएक में क का अ और ए, यानी कि यह भी स्वर वर्ण और यह भी स्वर वर्ण, इसलिए हम कहेंगे कि एकाएक में स्वर संधि हुई है। यह स्वर संधि का उदाहरण है। कपीस में कपी जोड़ी है, इसका हर्षी, इसका दीर्घी, तो ई भी हर्षी भी स्वर वर्ण और दीर्घी भी स्वर वर्ण, इसलिए हम कह देंगे कि कपीस में स्वर संधि हुई। यह स्वर संधि का उदाहरण है। यानी स्वर संधि की पहचान के लिए केवल इतना देखना है कि जिन 2 वर्णों के बीच संधि हो रही है क्या वो स्वर वर्ण है। यदि उत्तर आपका होता है हाँ, तो वह स्वर संधि का उदाहरण होगा। अब आइए, आप पूछेंगे सर स्वर वर्ण किसे कहते हैं? क्योंकि स्वर है तो मैंने आपको वर्ण चैप्टर में स्पष्ट कर दिया था कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, अर्थात स्वर वर्ण अपना उच्चारण स्वतः करते हैं। जिनका उच्चारण स्वतः हो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच जो भेद है इसी आधार पर किया गया कि स्वर वर्ण का उच्चारण स्वतः होता है, जबकि व्यंजन वर्ण को स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो यह अंतर है। और मैंने आपको आरंभ में ही कह दिया था वर्ण चैप्टर में कि स्वर वर्ण की संख्या मुख्य रूप से 11 अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसलिए आप यह देखें कि जिन 2 वर्णों के बीच संधि हो रही है वह इन्हीं 11 में से कोई 2 है। इन्हीं 2 वर्णों की में संधि होगी, वह स्वर वर्ण के अंतर्गत, वह स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद। पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और आयाति। हम लोग एक एक कर सबके बाद सबका अध्ययन करेंगे। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वस्तुतः यह स्वर संधि का उपभेद है, इसलिए इसे हम दीर्घ स्वर संधि भी कह सकते हैं। लेकिन संक्षेप में दीर्घ संधि, जब दीर्घ संधि स्वर संधि का उपभेद है तो निश्चित रूप से दीर्घ संधि के अंतर्गत भी मिलने वाले दोनों वर्ण स्वर ही होंगे। यानी दीर्घ संधि का पहला लक्षण है कि इसमें भी मिलने वाले दोनों वर्ण स्वर होंगे। लेकिन दूसरा लक्षण क्या है इसका? वो दोनों वर्ण स्वर के साथ साथ एक ही जाति के होंगे। और तीसरा लक्षण है कि वो उसी जाति का दीर्घ स्वर उत्पन्न करेगा। अब आप याद कीजिए कि मैंने आपसे कहा था कि जो 11 स्वर वर्ण हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर उसे 2 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया था। पहला था हर्ष स्वर, दूसरा था दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर की संख्या थी 4 और हर्ष ई, हर्षु और री, और जो 7 बच गया उसे मैंने कहा था यह दीर्घ स्वर है। अब देखिए कि दीर्घ संधि है तो पहला गुण क्या कि स्वर हो तो 11 में से कोई 2 वर्ण आपस में मिलेंगे, वो स्वर होगा। दूसरा कि मिलने वाले दोनों एक ही जाति का अर्थ क्या है? सवर्ण हो, जैसे अ वर्ण, ई वर्ण, उ वर्ण और री वर्ण। 11 स्वर आप देख रहे हैं उसमें आप ध्यान से देखेंगे कि अवर्ण, ई वर्ण, उ वर्ण और री वर्ण। अवर्ण की संख्या 2, ई वर्ण की संख्या 2, उ वर्ण की संख्या 2 और री वर्ण की संख्या 2। अवर्ण में कौन कौन आएगा? अ, आ। ई वर्ण में कौन आएगा? हर्षी, दीर्घी। उ वर्ण में कौन आएगा? हर्षु, दुर्गु। यह जो जाति के आधार पर वर्गीकरण किया गया उसके अंतर्गत जब 2 वर्ण आपस में मिलेंगे, कोई किसी के साथ, अ आ के साथ, अ के साथ, आ के साथ, आ के साथ, कुछ भी किसी के साथ मिले लेकिन वो एक ही परिवार के, एक ही जाति के होने चाहिए।
अब देखिए कि जब अ के साथ मिलेगा तो वो उसी जाति का दीर्घ, अ वर्ण में अ हर्ष है और आ दीर्घ है। तो जब अ वर्ण आपस में मिलेंगे तो आ ही उत्पन्न करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि परम जोर आत्मा, अब म का अ और यहाँ आ, यानी अवर्ण में अ और आ का मेल हो रहा है, इसलिए वो आ उत्पन्न करेगा ये। जैसे रविंद्र में इसका हर्षी, इसका हर्षी, दोनों ई वर्ण है, तो दोनों मिलके दीर्घ ई को उत्पन्न किया। यानी कि दीर्घ संधि के अंतर्गत मिलने वाले जो दोनों वर्ण होंगे एक ही जाति के होंगे, और उस जाति में जो दीर्घ स्वर है वही आएगा, वही उत्पन्न करेगा। जैसे आप देखें उ वर्ण में वधु जोड़ उत्सव, इसका हर्ष, इसका दुर्गु, इसका हर्ष, ये दोनों आपस में मिलकर दुर्गु ही उत्पन्न करता है। तो कहने का अभिप्राय कि दीर्घ संधि का जो यह 3 विशिष्ट गुण है, इसकी परिभाषा आप देखें, जब दो स्वर वर्ण जो एक ही जाति के हो आपस में मिले और दीर्घ स्वर ही उत्पन्न करे, तब उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो दीर्घ संधि की परिभाषा से 3 आवश्यक तत्व को अलग कर सकते हैं। कोई संधि दीर्घ है कि नहीं, उसको कसौटी पर कसने के लिए आप 3 बातों को देखें। पहला तो यह देखें कि जिन 2 वर्णों के बीच संधि हो रही है क्या वो स्वर है, उत्तर हाँ, तो पहला कसौटी पर आप पास है। दूसरा कि क्या वो एक ही जाति के हैं, उत्तर हाँ, तो उसमें उस कसौटी पर पास। और तीसरा क्या वो दीर्घ उत्पन्न करेगा। तो बच्चों याद रखो कि जब एक ही जाति के दोनों मिलेंगे तो हर हाल में दीर्घ ही उत्पन्न करेगा, इसलिए उसे हम दीर्घ संधि कहेंगे। जहां तक री वर्ण का सवाल है तो री वर्ण का प्रयोग संस्कृत में मुख्यतः होता है, हिंदी में बहुत ही कम है, इसलिए मैंने उसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं। जैसे पितृ जो ऋण, वहां भी री वर्ण का मेल है और री उत्पन्न करेगा पितृ। तो कहने का अभिप्राय कि उसका प्रयोग ज्यादातर संस्कृत भाषा में होता है, लेकिन फिर भी कुछ उदाहरण आप अपने पुस्तकों से भी आप पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसकी संख्या काफी कम है, इसलिए मैंने उसका उल्लेख यहाँ पर नहीं किया। तो इस कक्षा में हम लोगों ने देखा कि स्वर संधि किसे कहते हैं, और स्वर संधि के जो 5 भेद है उसमें पहला जो भेद है दीर्घ संधि, उसके बारे में अभी हम लोगों ने अध्ययन किया। बच्चों अब हम लोग गुण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। गुण संधि का एक प्रमुख लक्षण है, गुण है कि मिलने वाले जो दोनों वर्ण होंगे उसमें पहले स्थान पर जो वर्ण आएगा वह अ या आ में से कोई एक होगा, यानी अवर्ण होगा, और दूसरे स्थान पर जो वर्ण होगा वह हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु या फिर री में से कोई एक हो सकता है। अब यहां जो बात ध्यान देने योग्य है कि जहां आपने देखा था दीर्घ संधि में कि एक ही जाति के दोनों स्वर वर्ण थे और दोनों मिलकर उसी जाति का दीर्घ उत्पन्न किया करते थे, लेकिन गुण संधि में क्या होगा कि अ या आ के साथ अगर हर्षी या दीर्घी मिले कोई ये, तो ए बनेगा। अ या आ के साथ हर्षु या दुर्गु में से कोई रहे तो ओ बनाए, और अ या आ के साथ अगर री मिले तो हर हाल में अ। यह ध्यान देने योग्य है और यह अस्मरणीय। गुण संधि की पहचान में हमको देखना है कि क्या अ या आ का मेल हर्षी दीर्घी से हो रहा है, क्या अ या आ का मेल हर्षु दुर्गु से हो रहा है, क्या अ या आ का मेल री के साथ हो रहा है। यह कंडीशन है तो वह गुण संधि ही होगा। और याद रखिए कि गुण संधि में मिलने वाला जो पहला वर्ण है, पहले स्थान पर जो वर्ण होगा वह अ या आ में से कोई एक ही होगा। इसलिए मैंने लिखा यदि अवर्ण के बाद हर्षी दीर्घी आवे तो दोनों के बदले, के बाद ध्यान रखें, दोनों के बदले ए, हर्षु दुर्गु आवे तो ओ तथा री आवे तो अर हो जाता है। जैसे देखिए देव जोड़ इंद्र। अब इस उदाहरण में समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पहले स्थान पर है अ और दूसरे स्थान पर है ई, यानी यह जो हमारा सूत्र है कि अ या आ के साथ हर्षी दीर्घी में से कोई रहे तो ए बनेगा।
यहां अगर दीर्घ ई भी होता फिर भी ए ही बनता, इसलिए हो गया देवेंद्र। अब देखिए रमा जोड़ इस, यहां आ है, हमने कहा कि अ या आ में से कोई एक पहले स्थान पर होगा, या पहले स्थान पर आ है और दूसरे स्थान पर क्या है, दीर्घ ई है, तो इस सूत्र को यह फॉलो कर रहा है, इसलिए ए बनेगा। कोई व्यक्ति आपको इस प्रकार का संधि विच्छेद भी देंगे और कहेंगे संधि करे, आपको यह सूत्र याद रखना होगा कि किस वर्ण के साथ कौन सा वर्ण मिलता है तो कौन सा वर्ण उत्पन्न करता है, यह भी याद रखने योग्य है। इसलिए यहां हो जाएगा रमेश। आप देखें और यहाँ के साथ हर्षु दुर्गु अगर मिलता है तो बनता है उ, जैसे र पहला स्थान पर अ और हर्षु, ये दोनों इस सूत्र को फॉलो कर रहा है, इसलिए होगा ओ। आप यहां पर देखें नव जोड़ उढ़ा और दुर्ग उ बन गया ओ। तो कहने का अभिप्राय कि आपको यह देखना है कि पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर कौन सा वर्ण है। उसी प्रकार देखिए शब्द जो ऋषि है, यहाँ अ या आ का मेरे अगर ऋ के साथ हो तो, और जैसे महाजोड़ ऋषि, यहाँ आ और यहाँ ऋ, यानी इस सूत्र को वो फॉलो कर रहा है, इसलिए महर्षि और अर्कान्यपान। तो गुण संधि के पहचान का यह तरीका है कि आप देखें कि क्या पहला जो चीज आपको देखना है वह है कि पहले स्थान पर जो वर्ण है क्या वह अ या आ में से कोई एक है, उत्तर यदि यहाँ है तो पहला शर्त पूरा कर रहा है। दूसरा आप देखें कि दूसरे स्थान पर जो वर्ण है क्या वो हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु और री में से कोई एक है, उत्तर है हाँ, तो वह गुण संधि का दूसरा शर्त पूरा कर रहा है। और तीसरा क्या है कि क्रमानुसार यदि हर्षी दीर्घी है तो ए, हर्षु दीर्घु है तो ओ और री है तो और बना रहा है कि नहीं, यदि है तो वह गुण संधि को पूरा कर रहा है। उस हम गुण संधि का उदाहरण देंगे। तो बच्चों अभी आपने देखा था दीर्घ संधि और गुण संधि। दीर्घ संधि का लक्षण गुण क्या और गुण संधि का लक्षण और गुण क्या, इन दोनों को आपने समझने की चेष्टा की। अब हम लोग वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे।